स्पीकर हैं यंग डायनामिक डॉक्टर पूजा शर्मा इज विद अस, वो हमारे बीच आ गई हैं अभी प्रेजेंटली। शी इज ए काउंसलर MMPS और रिसेंटली इनको अभी PhD की डिग्री अवार्ड हुई है। और एक और खुशखबरी है कि आज ही इनको गवर्नर के द्वारा कन्वोकेशन में इनको PhD की डिग्री अवार्ड की गई। तो बड़ी खुशी की बात है। पूजा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं डायरेक्टली आपको माइक हैंड ओवर करता हूं कि आप लर्निंग, रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग पर बात करें। लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स, methods and procedure of learning, learning curves, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, थॉर्नडाइक का जो मॉडल है उसके बारे में बात करें, द लॉज ऑफ लर्निंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय इंसाइट, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सके। और हमारी जो वर्कशॉप जो थीम है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, इसको हम सार्थक कर पाए। पूजा के बारे में बता दूं, पूजा एक बिल्कुल यंग बड़ी है साइकोलॉजी की हमारी, और बड़ी डायनामिक है। इसने वेलफेयर ऑफिसर गीतांजलि हॉस्पिटल में काम किया है, प्रेजेंटली काउंसलर है महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल में। इसके अलावा साइकोलॉजी को टीच करने का काम भी किया है इन्होंने एट स्कूल लेवल ऑल्सो। सो अभी बैठते ही ललिता तेली ने तो रेज भी कर दिया हैंड। ओके, सो इट इज इंटरेस्टिंग। अभी आपके क्वेश्चंस लेंगे लेकिन सारे बाद में, इस लेक्चर के बाद में। सो पूजा शर्मा, यू आर वेलकम, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन शेयर योर PPTs, आप शेयर कर सकते हैं पूजा। राइट सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ये कनेक्ट करने के लिए। ओके, जब तक पूजा कनेक्ट हो रही है, जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। जो हमारी कल की क्लास होगी वो भी पूजा शर्मा ही लेंगी, और क्लासिकल ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर बात करेंगी, मेमोरी पर बात करेगी, फॉरगेटिंग कर्व पर बात करेगी, नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, फॉरगेटिंग एंड फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग, थिंकिंग, नेचर ऑफ थिंकिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी टॉपिक्स शॉर्ट तरीके से 1 घंटे के अंदर हमारे साथ शेयर करेंगी। सो पूजा इज शेयरिंग। पूजा आप शेयर करें अपनी PPT को। सर जस्ट कनेक्ट कर रही हूँ सर मैं लैपटॉप से। ओके, यस, जस्ट ऑलमोस्ट देयर सर। ओके पूजा, यू हैव नियर अबाउट 1 आवर, 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे में यू ट्राई टू एक्सप्लेन, और लास्ट के 5 मिनट्स बच्चों के कुछ क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग छोड़ते हैं, तो 5 मिनट्स में हम डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस को। राइट सर। My screen is visible? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. कि आपकी जो अटेंडेंस है वो रेगुलरली ट्रैक की जा रही है। ओके, सो आप अटेंटिव रहें सारी चीजें, क्योंकि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का एक ही सिस्टम है, इफ यू विल बी रेगुलर। और जो लास्ट दिन आपको जो फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा उसी के अंदर, उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो बी श्योर अबाउट योर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप।
पूजा, हेलो पूजा, Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारी स्क्रीन शेयर Yes, नहीं हो sir. पा रही है क्या? सर एक्चुअली मैं लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी बट वो लिंक चलिए कोई नहीं बात हो नहीं, पा रहा था आई सर, जस्ट इसीलिए विल मुझे कनेक्ट इट, हम कनेक्ट कर देते हैं आपकी पीपीटी को, यू कैन गो फॉर स्टार्टिंग द थिंग्स, है ना? ओके सर, आप कनेक्ट कर दीजिए, आप शेयर कर मैं दीजिए share कर स्क्रीन देता हूँ। एंड आई गो, हाँ आई गो थ्रू दिस। ओके, ध्रुपल चौधरी एंड महेंद्र कुमार राव, यू हैव रेज्ड द हैंड, आपके क्वेश्चंस का जवाब बाद में देंगे। विक्रम नैनानी ऑल्सो, प्लीज आपके क्वेश्चंस का जवाब बाद में देंगे। No need to worry about the attendance. You have given the chat box or not. मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है कि जिन्होंने ज्वाइन किया है कितनी कितनी देर के लिए ज्वाइन किया है। सो द पार्टिसिपेंट हैज क्रॉस्ड द सेंचुरी, हमारा स्कोर सेंचुरी हो चुका है, 103 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है अभी। ओके, सो शुड नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। सलीम खान, यू हैव आल्सो रेज्ड द हैंड, हम लोग चैट में बात कर सकते हैं अभी। जस्ट एक जो शेयरिंग हो रही है स्क्रीन का, Yes. अरे ब्लू बुक स्काई ब्लू कलर वाली। yes, Pooja, it is with us. Screen is shared, Pooja. Now you can start. Yes. And whenever this has to be changed, you just say Yes, sir. next. We'll just change this your slide. Oh. Okay, sir. Okay, sir. Should I start? Sorry, everyone. Actually, मैं just अभी पहुंची थी तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया. Sorry, sir. Extremely sorry. Okay, we'll start. Yes, ma'am. Yes, okay, Pooja, start. Am I your turn. audible? Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Adhikam. Yes, ma'am. Adhikam means Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. अधिगम, अधिगम मनुष्य की एक जन्मजात प्रवृत्ति है। अधिगम दैट मीन्स सीखना। सीखना हम किसी भी चीज सीखते हैं, जब भी हम किसी भी बाय बर्थ हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, या फिर बर्थ के बाद हम बहुत सारी चीजों को सीखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम एनवायरमेंट में आते हैं, हम एनवायरमेंट को देख के बहुत सारी चीजें सीखना शुरू करते हैं। तो सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रवृत्ति है। नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है। ये सीखना की परिभाषा है कि हम सीखना किसे कहते हैं, कि हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्रित करते हैं, हमारे व्यवहार को, या फिर जो बहुत सारी नॉलेज है। फॉर एन एग्जांपल, अभी आप हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ रहे हैं और मैंने अभी जस्ट सडन बहुत सारा इंटरनेट इशू फेस किया, तो ये चीज़ भी मैंने सीखी कि लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ नहीं हो और मैं कैसे किसी और चीज़ के थ्रू इस चीज़ को कनेक्ट कर सकूं। तो इट्स लर्निंग। तो हम बहुत सारे कह सकते हैं बहुत सारे व्यवहारों से या बहुत सारे एनवायरनमेंट के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स से हम लोग सीखते हैं। अधिगम केवल ज्ञान का एक संग्रह नहीं होकर एक प्रक्रिया है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पाया जाता है। दैट मीन्स हम लोग जब पैदा होते हैं तब से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक हमारा लास्ट डे होता है लाइफ का, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। लर्निंग की कुछ ऑफिशियल डेफिनेशंस है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। जब भी हम किसी नए ज्ञान को, जो हमारे पास अर्जित है वो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि उसको हम पहले से सीख चुके हैं, अब नया सीखने के लिए हम कुछ नया ज्ञान लेते हैं, नई प्रतिक्रिया को प्राप्त करते हैं उस, और जो सीखना होता है वो कहीं ना कहीं नए ज्ञान की प्रतिक्रिया होती है या प्रक्रिया होती है जिसको हम सीखते जाते हैं। मैम प्लीज इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिए। ओके मैम प्लीज। ओके ओके ओके।
Learning, that means, it's a thing that we learn something new. Okay, learning, that means, we learn from our environment, from various things, from our behavior, or to meet somebody. So we learn something from them. स्किनर के अकॉर्डिंग सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है. सामंजस्य की प्रक्रिया, दैट मीन्स अ कोऑर्डिनेशन. लर्निंग हमारी नेचर में एक कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है कि लाइक आप कैसे कोऑर्डिनेशन करके किसी चीज को लर्न करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. अब कौन कौन से अधिगम के कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं. दैट मीन्स लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी चीज़ पे, एक चाइल्डहुड में कोई बच्चा सीख रहा है और एक बहुत मैच्योर एज में कोई सीख रहा है, तो उन दोनों की लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. इन योर एज, इन माई एज, इन अदर एज. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को बहुत अलग अलग वे से अफेक्ट करते हैं. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य. इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न समथिंग, दैट बहुत सारी चीज़ें होती है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में. मानसिक स्वास्थ्य, दैट मीन्स मैं बहुत स्ट्रेस पे हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ किसी चीज़ को लेके, या फिर मुझे मेंटल पीस नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो मेरी लर्निंग अफेक्ट होगी, या फिर मैं उन चीज़ों को प्रॉपर लर्न नहीं कर पाऊँगी. फिजिकली अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, फॉर मैं बीमार हूँ, मुझे हेडेक है, या फिर मेरे पैर में चोट आई है, या फिर किसी वे से, किसी भी तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य मेरा प्रभावित है, तो मैं उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं सीख पाऊँगी. देन परिपक्वता, दैट मीन्स मेच्योरिटी. आप मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. आप अपने बचपन से लेकर अब तक का अगर अपना लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, या फिर अब तक की जर्नी देखेंगे, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप तब से अब तक में अब ज़्यादा अच्छे से समझ के सीख पाते हैं. बचपन में शायद वो चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे. सीखने की इच्छा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे आप सब लोगों में सीखने की इच्छा है, अभी आप बहुत सारी ऐसी सीखने के लिए, दैट मीन्स अभी आप लोग बहुत क्लास में आने के लिए, लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे टाइम 4 o'clock से पहले ही ज्वाइन कर चुके थे, तो उनमें एक इच्छा थी कि नहीं, हम लोग को टाइमली पहुंचना है, या बच्चे बाद में भी अपना सारा काम को फिनिश करने के बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं. तो दैट मीन्स उनके अंदर वो है, दैट विल पावर, कि उनको कुछ चीज़ सीखनी है. सो लर्निंग, दैट मीन्स आप लर्निंग का एक फैक्टर है कि आपकी कितनी इच्छा है उस चीज़ को सीखने की. प्रेरणा, मोटिवेशन, आप किस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं. आपको हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, या किसी को बहुत हायर जाना है, या बहुत सारी चीज़ें करनी है, या फिर किसी और चीज़ से मोटिवेटेड है, आपके सराउंडिंग से मोटिवेटेड है, या पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन भी एक फैक्टर है सीखने का. देन विषय सामग्री का स्वरूप. आपका मटेरियल कैसा है. आपका मटेरियल भी बहुत अफेक्ट करता है आपकी लर्निंग को, कि आप किस मटेरियल को कैसे लर्न कर रहे हैं. हो सकता है कि मैं अगर अपने लिए देखूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत बार इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि आप किस चीज़ को लर्न कर रहे हैं. आपके लिए अगर इंटरेस्टिंग है, आप चाह रहे हैं उसमें कि नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो मेरे लिए वो जो मटेरियल है वो मैं बहुत अच्छे से लर्न कर सकती हूँ. देन सीखने का उचित वातावरण. आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट पे बहुत अफेक्ट करती है. आपके लिए लर्निंग के लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए कि अगर मैं क्लास एनवायरनमेंट दूँ, आप एक क्लास में बैठे हैं, बाहर से धूप आ रही है, बहुत ऐसी गर्मी आ रही है, स्वेटिंग कंडीशन है, और आप चाह रहे हो पढ़ना, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं है. आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, आप नहीं पढ़ पा रहे, आप चाह के भी उस पर फोकस नहीं कर पा रहे जो चीज़ आप लर्न करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी एक मेजर रोल है. देन शारीरिक एंड मानसिक थकान. आपको फटीग काफ़ी इफेक्ट करती है कि अगर आप थके हुए हैं, आप कुछ ऐसा फिजिकल या मेंटल वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से मन ही नहीं है. आप पढ़ते हैं शाम को, आप पूरे दिन बहुत हैवी हैक्टिक शेड्यूल रहता है. शाम को अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ लर्निंग स्टार्ट करते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो. उसका रीज़न ये है क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थके हुए हैं. देन सीखने की विधि. नाउ डिपेंड करता है कि आप सीखने के कौन सा मेथड यूज़ करते हैं. कुछ लोग कुछ नोट्स बना के लर्न करते हैं, कुछ हाईलाइटेड करके करते हैं, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स बना के या अदर वे से लर्न करने की कोशिश करते हैं या लर्न करते हैं. तो आपकी विधि कौन सी, आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं लर्निंग के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है. देन अध्यापक तथा सीखने की प्रक्रिया. नाउ अभी आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक
टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, किसी का बहुत इफेक्टिव वे होता है और बहुत इफेक्टिव वे में वो आपको कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं और उस वे से पढ़ाते हैं। कुछ लोग थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, कुछ लिख के पढ़ाते हैं, कुछ आपको नोट्स बोल के पढ़ाते हैं। तो टीचर का भी है, और वो और सीखने की प्रक्रिया भी कैसी है। वो प्रक्रिया हो सकती है कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत छोटी प्रक्रिया है, जैसे इंडक्टिव या इंडक्टिव काम ये काम तो की दूंगी मां देखो मां तो बोलिए ने 29 तारीख को someone's mic. Yes. देन बुद्धि। अब आपका इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करता है कि आपका आईक्यू कितना है या फिर किसी पर्सन का आईक्यू कितना है, उसकी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि वो लर्निंग को कितना जल्दी कैच करता है या किसी टॉपिक को कितना जल्दी कैच करता है, उसके आईक्यू पे भी डिपेंड करता है। एंड देन अभ्यास दैट मीन्स प्रैक्टिस। अगेन एंड अगेन अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो लर्निंग बहुत ईजी होती है और बहुत जल्दी होती है। तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग का। नेक्स्ट स्लाइड। देन लर्निंग के कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रोसेस एंड मेथड्स है लर्निंग के। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि किसी चीज़ को करके सीखना। आप किसी चीज़ को करके सीखते हैं, जैसे अगर फूड का अगर मैं एग्जांपल लूँ, मुझे अगर बोला जाएगा कि आप ऑयल गरम करना, ऐसे करना, और मुझे किसी चीज़ का मेथड बता रहे हैं और मैं सिर्फ सुन रही हूँ, तो वो मेरी लर्निंग एक होगी कि मैंने सुन लिया है और मैंने किया नहीं है। और मैं उस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली करूँगी कि मैंने कर लिया है, जैसा मुझे बोला वो सारा मेथड मैंने अप्लाई किया और मैंने करके सीखा, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। देन अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण दैट मीन्स इमिटेटिंग के व्यू से सीखना, कि मैं किसी चीज़ को जैसा वो कर रहे हैं, मैंने बोला आप मुझे फॉलो करो, मैं जैसे-जैसे करती हूँ वैसे-वैसे मेरे साथ या मेरे पीछे करते चले जाइए। तो वो होता है अनुकरण के द्वारा सीखना। जो मैं कर रही हूँ वो आप करो, उस तरीके से आपने कुछ नई चीज़ सीख ली। देन निरीक्षण करके सीखना। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आपने देखा है कि जब आप टीवी में कोई चीज़ सीख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप कोई कुकरी शो देख रहे हैं या फिर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, या यूट्यूब से अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड देन आप अप्लाई करते हो। परीक्षण करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके भी सीखते हैं कि ये चीज़ को हम ट्राई करते हैं। देखा नहीं है कहीं, लेट्स ट्राई, चलो ऐसे करते हैं और मे बी ये चीज़ ऐसे हो जाए। आज मैंने कुछ डिफरेंट डिशेज़ ट्राई करी है, तो मैं करती हूँ कि चलो ठीक है, इसमें कुछ न्यू इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व करके देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। मे बी अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, दैट इज़ द टोटली डिफरेंट थिंग। बट ये हो जाता है कि मैंने उससे कुछ लर्निंग किया। नेक्स्ट टाइम मुझे पता रहेगा कि इंग्रेडिएंट डालना है कि नहीं डालना। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग। देन सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। ग्रुपिंग मेथड्स के साथ में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइक ग्रुप के द्वारा सीखना, या बहुत सारी चीज़ों को आप एक ग्रुप में मिला के, हो सकता है आप जैसे ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, आपको एक टॉपिक समझ में आ रहा है, आपने एक टॉपिक खुद ने लिया, एक किसी और को दिया, उसने आपको समझाया, या किसी अदर वे से उसका व्यू हो सकता है, तो आप ग्रुप में उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं। देन द सेम थिंग आई थिंक आई हैव रिटन ट्वाइस, मैंने दोबारा लिख दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। अभी हम लोग ने लर्निंग पढ़ा। आपको लर्निंग में कोई इशू आया अब तक, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं उसमें अगर कोई क्वेरी है? सर हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे या बाद में? ओके, अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, अगर आप लर्न कर रहे हो, आपने जो भी लर्न किया, मैं कुकिंग एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो अगर हमने लर्निंग को किसी कर्व में, पेपर पे अगर मैंने ड्रॉ किया, कर्व बनाया, तो इसको हम बोलते हैं अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व। अधिगम वक्र एक पद्धति है जिसके द्वारा सीखने के रूप, आकार, मात्रा को प्रकट किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि आप अधिगम को बता सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। आप कर्व के थ्रू बता सकते हैं कि आप
आपको वो एवरेज है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है या हाई है, तो आप उसको कर्व के थ्रू बता सकते हैं कि आपका लर्निंग का रूप कितना है, उसकी आकार या मात्रा कितनी है, यानी कि आपने कितनी क्वांटिटी में सीखा है, किस टाइप में सीखा है। इन अदर वर्ड्स अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। हम लोग जो लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम वक्र उसको बताता है, दैट लर्निंग कर्व बताता है कि आपने उसमें प्रोसेस किया है या फिर आप और पीछे आ गए हैं, मतलब आप अच्छा सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, मतलब आपने प्रमोशन किया है या डिमोशन हुआ है उस चीज में, मतलब आप अच्छा सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, दैट इज हम लोग लर्निंग कर्व में या लर्निंग कर्व के थ्रू हमको इस चीज के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ ऑफिशियल डेफिनेशंस है लर्निंग कर्व की। स्किनर के अकॉर्डिंग अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्ग अंकित कागज पर विवरण है। दैट मीन्स इन्होंने बोला है कि अधिगम यानी कि जो लर्निंग है वो किसी भी पेपर पे आपने जो ड्रॉ किया है या आपने ये बताया है कि लर्निंग आपको ज्यादा हुई है या कम हुई है, उसको आपने पेपर पे ड्रॉ किया है, इसका मतलब ही होता है अधिगम वक्र। द अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग जब आंकड़ों को वर्ग अंकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वक्र बन जाता है। वर्ग अंकित दैट मीन्स ग्राफ पेपर। जब आप डेटा को ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो जो वक्र बनता है यानी कि जो कर्व बनता है उन डेटा के थ्रू, उसको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं। गेट्स के अकॉर्डिंग अधिगम वक्र सीखने क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। दैट लर्निंग कर्व आपको क्या बताता है कि आपने कितना सीख लिया है, कितना सीख लिया है, दैट मीन्स अब वो 0 से लेकर आपका ग्राफ जहां पर भी है उस ग्राफ पेपर का, तो वो आपके ग्रोथ को बताता है कि आपने लर्निंग कितना कर लिया। तो वो जो ग्राफ पेपर पे वो जो कर्व बन रहा है वो आपकी प्रोग्रेस बताता है कि आपने उस चीज से कितना सीखा है या किसी भी लर्निंग का प्रोसेस आपका कितना बड़ा है, कितना कम रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स, अधिगम वक्र के भी प्रकार हैं, तो मेनली 4 टाइप के हैं। सरल रेखीय वक्र दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व एक सीधी लाइन है, उस कर्व के थ्रू आप बताते हैं कि कितनी लर्निंग बढ़ती जा रही है आपकी। तो एक ग्राफ पेपर पे जो स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स आपकी 0 पॉइंट से लेकर अपर जाती हुई दैट लाइन, दैट इज द स्ट्रेट लाइन कर्व। देन उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, that means convex और negative accelerate curve। तो ये आपको नेगेटिव बताता है कि आपने कितना कम सीखा है। जो लर्निंग मेथड है, जो भी प्रोसेस या जो भी विधि आप अप्लाई कर रहे हैं, उस विधि के थ्रू आपको कितना मतलब आपका प्रमोशन या फिर आपने उतना सीखा नहीं है जितना है, या उसका नेगेटिव उन्नति बताता है या नेगेटिव एक्सेलरेंस बताता है कि वो सीख पा रहे हैं आप या नहीं सीख पा रहे हैं। देन नतोदर वक्र यानी कि धनात्मक उन्नति सूचकांक, तो वो आपके पॉजिटिव वे में कि आपकी लर्निंग बढ़ती जा रही है, आप जितना जितना सीखते जा रहे हैं वो चीज उस ग्राफ पे बताती जा रही है कि हाँ आपको सीख रहे हैं, मतलब आपको जो भी लर्निंग आपकी है वो लर्निंग होती जा रही है आपको। देन मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व और कॉम्बिनेशन कर्व, जो आपका ऋणात्मक, धनात्मक और स्ट्रेट लाइन तीनों कर्व को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्स कर्व। डन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम एक थ्योरी पे अभी आज बात करेंगे, बाकी थ्योरीज पे हम लोग कल बात करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जैसा कि हम लोगों ने मेथड्स में बताया था कि हम लोग करके सीखते हैं, किसी भी चीज को करके सीखते हैं। करके सीखने में एक चीज आती है ट्रायल एंड एरर, मतलब आप किसी चीज के ट्रायल लेते हैं, गलतियां करते हैं और उसके बाद सीखते हैं। तो ट्रायल एंड एरर पे मेनली वर्क किया है थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, उसका मीन है कि सीखना संबंध स्थापित करता है तथा संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। उसके द्वारा मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता है
भूल वैसे वैसे कम होती जाती है, अतः मनुष्य अपनी भूलों से ही सीखता है। दैट मीन्स हम लोग ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हैं। बहुत सारी चीजें हम ट्रायल लेते हैं, देन मिस्टेक्स करते हैं, एंड आफ्टर कमिटेड मिस्टेक्स वी आर लाइक नेक्स्ट टाइम हम उस मिस्टेक को नहीं करेंगे या हम उसको रिपीट नहीं करेंगे और हम उन चीज़ों से सीख जाते हैं। मैं फिर से एक और एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने अगर कोई वेजिटेबल बनाई है, अभी मैं उसमें अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैंने ट्रायल लिया है कि चलो मैं आज कोई एक न्यू इंग्रेडिएंट उसमें इन्वॉल्व करती हूँ, ये मेरा ट्रायल है। अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आया तो वह एरर हो गया। नेक्स्ट टाइम मेरे को समझ में आ जाएगा या मेरी लर्निंग हो गई कि मुझे ये इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डालना है, तो ये मेरी लर्निंग हो गई। तो हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ आर लाइक इसी वे से सीखते हैं कि गलतियां करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थॉर्नडाइक का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, थॉर्नडाइक द्वारा भूखी बिल्ली पर प्रयोग। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है विच आई एक्सप्लेन यू। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दिया। एक बॉक्स में थॉर्नडाइक ने कैट को बंद कर दिया। इस बक्से के अंदर एक चटकनी, ठीक है, एक लैच लगी हुई थी। इस चटकनी पर पैर पड़ते ही ये बक्सा, मैं रीड कर लेती हूँ ना, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इस चटकनी पर पैर पड़ते ही ये बक्सा खुल जाता था। बक्से के बाहर मछली का टुकड़ा या फूड, जैसा उन्होंने बताया कि एक फूड रखा हुआ था, बाहर टुकड़ा रख दिया गया था। बक्से में बंद बिल्ली इस टुकड़े को देख सकती थी। इस मछली के टुकड़े को देखकर बिल्ली की उत्तेजना बढ़ी तथा वह प्रयास करने लगी। वह किसी तरह उस बक्से के बाहर निकल आया और उस टुकड़े को प्राप्त कर ले। बक्से से बाहर निकलने के लिए उसने उछल कूद आरंभ कर दी, इधर उधर पंजे मारने लगी। संयोग से उसका पैर चटकनी पर पड़ गया, जिससे बक्सा खुल गया और वो बाहर आ गई बाहर आ गई। मछली के टुकड़े को ले लिया, उसने अपनी भूख मिटाई। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने लगातार 10 दिन तक किया और लास्ट में बिल्ली ने एक ही प्रयास में बक्सा खोलना सीख गया। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने। उन्होंने एक बिल्ली को, एक कैट को एक केज में बंद कर दिया और उसके बाहर फूड रखा। फूड में उस फूड को, और बिल्ली भूखी थी तो उसको वो फूड लेना था, वो फूड उसको दिख रहा था। बिल्ली बार बार ट्रायल्स लेती थी क्योंकि उसको भूख लग रही थी, तो वो बहुत ज्यादा झटपटा रही थी, या फिर उसको ये था कि वो कैसे भी करके ये केज तोड़ के बाहर चली जाए और वो खाना ले ले। तो वो बहुत ट्रायल्स ले रही थी। यहाँ पर अब वो जो भी कर रही थी वो सारे ट्रायल्स थे बाहर जाने के। उसने वो सारे ट्रायल्स लिए। वो सारे ट्रायल्स लेने के बाद उसने इधर उधर देखा और उसको नहीं समझ में आ रहा था, बट वहां पर एक स्विच था जिसकी वजह से वो ओपन हो जाता था केज और उसके बाद वो बाहर जा सकती थी। तो उसको नहीं पता था वो स्विच है कहाँ पर, या फिर जो लैच है वो कहाँ पर रखी हुई है या कहाँ लगी हुई है। तो उसने बहुत ट्रायल्स लिए, बाय मिस्टेक उसका पैर उस पे पड़ गया और वो गेट खुल गया और उसने जाके वो फूड ले लिया। नेक्स्ट कुछ ट्रायल्स तक उसने ऐसा ही किया और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गेट ओपन कैसे हो रहा है। थॉर्नडाइक ने कंटिन्यू 10 डेज तक ये ट्रायल्स को किया। 10 डेज तक कंटिन्यू उस कैट को उस केज में बंद करते और बाहर फूड रखते, सेम प्रोसेस करते रहे। देन नाउ कैट को पता था कि कौन सा स्विच टैप करना है, कौन से स्विच पे जाके उसको दबाना है और वो गेट खुल जाएगा। तो अभी क्या था, उसने 10 डेज के ट्रायल में उसको ये लर्निंग हो गई कि मुझे बस ये बटन दबाना है, ये गेट खुल जाएगा, मैं जाके खाना ले लूंगी। ओके, दैट्स क्लियर। एक्सपेरिमेंट समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया Yes, समझ। ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। Yes, नाउ ma'am. अभी इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद यहाँ पर अभी बताया कि वो बिल्ली ने ऐसा किया कैसे। लाइक आपको लर्निंग होती है, उसके क्या क्या वेज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उसने कौन कौन सी चीजें उस टोटल एक्सपेरिमेंट्स में उसने फाइंड आउट की। फर्स्ट, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। दैट कैट नोस कि उसको खाना लेना है, तो वो जो फूड था वो उसका मोटिवेशन था, उसको कैसे भी करके वो फूड लेना था। देन जो बिल्ली थी उसको वो खाना कैसे भी करके वो उसको मोटिवेट कर रहा था। उसको जब तक खाना नहीं मिलता वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती, तो वो फूड के लिए उसने बहुत ज्यादा ट्रायल्स लिए। सेकेंड, बाधा या इंटरफेरेंस। अब बाधा क्या क्या है उसके लिए, क्या क्या इंटरफेरेंस आई कि उसको पता ही नहीं था। उसको पता है कि किसी चीज को करना है, ठीक है, उस चीज को करने के लिए उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे कैसे। और जब तक किसी चीज की लर्निंग के लिए कोई
इंटरफेरेंस नहीं होगा या कोई बाधा नहीं आएगी तो आप उसको दूर करने के लिए ट्रायल्स भी नहीं लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, उस बिल्ली के साथ जैसा हुआ, उसके पास अगर उसको भूख नहीं लगी होती या फिर वो केज नहीं होता तो वो ट्रायल्स लेती ही नहीं, उसको सीखना ही नहीं होता, उसको सीखने की जरूरत ही नहीं होती, वो क्यों सीखती, वो जाती और खाना ले लेती। लेकिन क्योंकि उसके पास एक बाधा थी, उसको समझ में आ रहा था कि केज है, इस केज की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही। तो लर्निंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है मोटिवेशन, देन बाधा, देन निरर्थक अनुक्रिया। निरर्थक यानी कि निरर्थक, आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड ऑफ निरर्थक, द विदाउट सॉरी आई डोंट नो द नॉनसेंस, नॉनसेंस। नॉनसेंस, राइट सर, नॉनसेंस। नॉनसेंस रिस्पॉन्सेस, उसने बहुत सारे नॉनसेंस रिस्पॉन्सेस किए, उसने बहुत ट्रायल लिए। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं है तो वो नई लर्निंग कर पाएगा, कोई बाधा नहीं है तब भी लर्निंग नहीं कर पाएगा, और लर्निंग करने के लिए उसको बहुत सारे ट्रायल्स भी लेने पड़ेंगे। अभी वो ट्रायल जरूरी नहीं है कि वो एक राइट डायरेक्शन में जाए, हो सकता है किसी चीज के लिए आप गलत डायरेक्शन में जाके ट्रायल्स ले रहे हो, अभी आप वहां पे फेलियर मिलता है, अभी आपको समझ में आता है कि नहीं ये चीज राइट वे में नहीं थी, अभी मुझे दूसरे वे में करनी चाहिए, तो आप बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रहे हो, उसके बाद उन चीजों को सीख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, देन आकस्मिक सफलता, प्रयास के दौरान की गई व्यर्थ अनुक्रियाओं में से ही कोई अनुक्रिया सफल हो जाती है, यह सफलता आकस्मिक होती है। ओके, जैसे हम लोग कैट के एग्जांपल में देख रहे थे या कैट के एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्स। आकस्मिक सफलता ऐसे मिलती है कि जब वो बिल्ली बहुत सारे ट्रायल्स ले रही थी तो उसको नहीं पता था कि कौन से स्विच को या कौन से लैंच को टैप करने से या ऐसा कौन सा एक्शन वो कर रही थी जिसकी वजह से वो गेट ओपन हो रहा था और उसके बाद वो जाके वो फूड ले पा रही थी। तो कभी कभी जो उसको सॉरी आकस्मिक सफलता कभी कभी ऐसे मिल जाती है, आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि ठीक है हो रहा है और वो सफलता मिल गई। तो वो जो उसके साथ हुआ कैट के साथ कि उसको आकस्मिक सफलता मिल गई और वो बाहर जाके उसने फूड ले लिया। सिलेक्शन चेन, बार बार इस सारी क्रिया के दोहराने पर व्यर्थ में की गई अनुक्रिया कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ओके, सिलेक्शन हो जाती है, लाइक अब आपको पता है कि अभी कैट को पता था कि कौन सी चीज करनी है, उसको फूड लेने के लिए क्या करना है, उसको सिर्फ एक स्विच टैप करना था और उसके बाद वो गेट खुलना है और उसके बाद उसको बाहर जाना है। तो आप बहुत सारा जो बार बार अनुक्रियाएं करते हैं या जो आपके रिस्पॉन्सेस होते हैं किसी चीज के लिए या जो आपके एक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं ना। आपको पता है कि किसी चीज को करने के लिए या फिर उस कैट को पता था कि फूड लेने के लिए सिर्फ वो बटन टैप करना है और जाके बाहर से खाना लेना है। न स्थिरता, इस सारी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य या पशु के मस्तिष्क में सारी परिस्थितियां, बाधाएं, समाधान स्थिर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की परिस्थितियां सामने आने पर वह उसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा उन्हें पूर्व में सफलता प्राप्त हो चुकी होती है। कैट वाले एग्जाम्पल को हम फिर से देखेंगे तो जैसे कैट को पता है कि एक स्विच टैप करने पर उसका गेट खुल जाएगा और फूड ले लेंगे, तो जो 10 डेज के जो ट्रायल्स हुए थे, फर्स्ट डे उसको नहीं पता था पर 10 दिन होते होते उसको पता चल गया था कि कौन सा बटन दबाने के बाद उसका गेट खुलेगा, उसको बाहर से खाना लेना है। तो अब उसमें स्थिरता आ गई, अब वो कांस्टेंट हो गई कि मुझे पता है बटन दबाऊंगी, बाहर जाऊंगी, खाना ले लूंगी। सो आपकी बहुत सारी जो टाइम है वो भी बच गया उसका, और उसके मन में एक स्थिरता आ गई कि ठीक है ये करना है और खाना लेना है। देन व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना, सेम, बहुत सारी अनुक्रिया जब वो कर रही थी तो वो सारी अनुक्रिया भी खत्म हो गई, मतलब उसको पता है कि खाना कैसे मिलना है। नेक्स्ट, सीखने के नियम। सीखने के 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। किसी चीज को सीखने के लिए जब तक आप तत्पर नहीं रहेंगे, आप वो चीज सीखने में या तो बहुत देर हो जाएगी या फिर वो चीज सीखी नहीं जा सकती। तो किसी चीज को सीखने के लिए तत्परता या रेडीनेस होनी बहुत जरूरी है कि आप रेडी तो हो कम से कम उस चीज को सीखने के लिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे वो चीज सीखनी है। नई चीज को सीखने के लिए हमारी तत्परता होना बहुत आवश्यक है। देन प्रभाव का नियम, वो प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, किस आप सीख रहे हैं और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से वो बहुत मेजर रोल या मेजर नियम है जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आप किसी चीज को सीख रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। आप उस चीज के लिए भी सीख लेते कि नहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नियम है। अभ्यास का नियम, सीखना ट्रायल्स के थ्रू या फिर एक्सरसाइज के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं।
ये मेन 3 नियम है। नेक्स्ट, जैसा हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हमने खत्म किया, सेम ऐसे ही कॉलर ने इनसाइड थ्योरी, कॉलर की इनसाइड लर्निंग थ्योरी है, तो हम यहाँ पर लर्निंग थ्योरी कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रायल एंड एरर जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट, इनसाइड थ्योरी ऑफ कॉलर। सो कॉलर ने सूंझ या फिर इनसाइट, मतलब आप किसी चीज को देख के फटाफट आपके मन में क्या फर्स्ट आइडिया आता है या आप कैसे किसी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं, वो होती है आपकी सूझ या इनसाइट। इनसाइट क्या होता है मैं बता देती हूँ। अंतर्दृष्टि मनुष्य या प्राणी की वह शक्ति है जो क्रिया करते करते एकाएक प्राप्त होती है। सूझ का संबंध बुद्धि, चिंतन और कल्पना से है। अर्थात सूझ एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो समस्त परिस्थितियों के निरीक्षण के फलस्वरूप एकाएक उत्पन्न होती है तथा लक्ष्य की प्राप्ति तक अविराम गति तक चलती रहती है। आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, आप किसी कंडीशन में है जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि अब इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए या यहाँ से कैसे निकला जाए। आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अभी वो जो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया वो हो गई एक प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं एक समस्या। अब उस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग वे यूज कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि मैं गाड़ी एक साइड पे पार्क कर दूं और किसी की हेल्प ले लूं, या फिर मैं किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाऊं। अगर मुझे लगेगा पेट्रोल पंप पास में है तो मैं वहां तक गाड़ी लेके चली जाऊं। अगर स्कूटी है तो, फोर व्हीलर है तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वहीं पर आप क्या फर्स्ट ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आप उस चीज को, उसका फर्स्ट जो सोल्यूशन आता है आपके मन में, क्या सोल्यूशन आता है कि उस चीज का या फिर उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी बुद्धि पर, चिंतन पर और आपकी इमेजिनेशन पे बहुत डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हम कॉलर का जो थ्योरी हम कर रहे हैं, तो कॉलर बताते हैं कि व्यक्ति प्रयत्न और भूल द्वारा नहीं सीखता, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति, सूझ एवं बुद्धि के अनुसार समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। इन्होंने जो थॉर्नडाइक का थ्योरी था उसके आगे जाके एक बात बोली है कि आप ट्रायल एरर से नहीं सीख रहे हो, आपके अंदर वो चीज है कि आपकी जो मानसिक शक्ति है वो आपको सूझ देती है, वो आपको बताती है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सोल्यूशन निकालना है या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपनी बुद्धि के अनुसार आप समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर हम कॉलर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कॉलर ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो कॉलर का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो एक फेमस चिंपैंजी पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। कॉलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने चिंपैंजी सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया और दैट चिंपैंजी वो भूखा था और उसकी छत पे उसने केले बांध दिए जहाँ चिंपैंजी को पहुंचना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। मतलब वो इतनी हाइट पे था कि वो नॉर्मली नीचे से खड़ा होकर वो केले नहीं ले पा रहा था। तो केले क्योंकि चिंपैंजी भूखा था तो इसलिए केले देखकर उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हुई। दैट मीन्स वो ड्राइव हुआ कि नहीं, उसको वो केला लेना है, उसको वो चाहिए था। केला प्राप्त करने के लिए उसने बहुत ट्रायल किया लेकिन वो उसको नहीं ले पाया क्योंकि वो बहुत हाइट पे था। उसने बहुत उछला, बहुत चढ़ा भी, जो केज का जो वॉल था उसने ट्राई भी किया, कैसे भी करके ट्राई किया पर वो वहां तक नहीं जा रहा था। कुछ देर के बाद चिंपैंजी ने कुछ सूझा या उसने कुछ सोचा, बैठ के उसने थिंकिंग या फिर इमेजिनेशन बोल सकते हैं, या फिर उसने कुछ थिंक किया और उसके मन में आया कि वहां पर जो रूम में, जहाँ पर जिस रूम में उसको रखा हुआ था वहां पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे। तो उसने उस बक्सों में से एक बक्से को केला जहां पर रखा था उसके जस्ट नीचे रखा और उसके ऊपर चढ़ के फिर उसने केला लेने का ट्राई किया लेकिन वो उससे नहीं ले पाया। फिर उसने और देखा तो वहां पे एक और बक्सा रखा हुआ था तो उसने उस बॉक्स को लेके उस बक्से के ऊपर रखा। तो जब वो 2 बॉक्स ऊपर रखे हुए थे तो उसने फिर उसके ऊपर चढ़ के देखा, फिर उसको लग रहा था कि अभी भी वो नहीं पहुंच पा रहा है ना। उसने फिर से देखा और वहां पे एक और बॉक्स था। अभी वो तीनों बॉक्स उसने एक के ऊपर एक रखा और उसने उसके ऊपर चढ़ के और वो केला ले लिया। इस तरह से कॉलर ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर किसी भी प्राणी पर कोई समस्या आ पड़ती है तो वह अपनी सूझबूझ से समस्या का हल निकाल लेता है, जैसा कि सुल्तान ने किया। ओके, नेक्स्ट। ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पहले किया था और उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने चिंपैंजी दैट मीन सुल्तान पर ही किया था। उसको एक पिंजरे में रखा था और पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए थे और उस
जिस भी रूम में उसको रखा था वहां पे कुछ स्टिक्स भी रखी हुई थी, 2 स्टिक रखी हुई थी। जो 2 छड़ियां उन्होंने रखी थी वो दोनों छड़ियां आपस में जब मिलाने पर एक दूसरे से जुड़ जाती थी और लंबी हो जाती थी। तो उन्होंने केले बाहर रख दिए और चिंपैंजी अंदर था और वो भूखा था, तो उसको वही बार बार वो झटपटा रहा था या वो ड्राइव था उसके अंदर कि वो तेज ना थी कि वो कैसे केले ले ले। तो उसने वहां पर फिर ट्रायल करे, फिर उसको समझ नहीं आ रहा था, अभी रूम में कोई बॉक्स भी नहीं थे, या फिर उसने देखा कि वो बहुत हाथ निकाल के ट्राई कर रहा था कि वो वहां तक पहुंच जाए, पर वो नहीं पहुंच पा रहा था। अभी उसने वहां देखा कि उस रूम में वहां पर एक स्टिक रखी हुई है, उसने उस स्टिक को लिया और उसकी हेल्प से उसने वो केले लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ले पाया। देन उसने वापस से देखा, वहां पे एक और स्टिक थी। अभी उसने 2 अलग अलग स्टिक से ट्राई करा बट नहीं हो पाया। फिर उसने दोनों स्टिक्स को एक साथ करने की कोशिश की, तो वो दोनों एक साथ जुड़ गई, या फिर उसने उसको जोड़ के फिर उसने उसकी हेल्प से वो केले बाहर से अंदर ले लिया, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो केले लेके और वो हैप्पी था, लाइक उसने अपने इनसाइट से यानी कि अपनी सूझ से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। नेक्स्ट। सो ये कॉलर के अकॉर्डिंग था कि आप किसी भी समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से कर लेते हैं। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आपके इनसाइट को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस नहीं होगी, वो जो लेवल उसका नहीं होगा, तो वो आपकी सूझ है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी कि आप उस प्रॉब्लम में कितनी जल्दी निकलते हैं, कितना लेट निकलते हैं, वो डिपेंड करता है इंटेलिजेंसी पर। एक्सपीरियंस, अगर ऑलरेडी दैट चिंपैंजी और सुल्तान वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका था ना, उसको पता है कि मुझे कहीं ना कहीं खुद ही निकाल के उसका सोल्यूशन निकाल के करना है, या कैसे उस चीज से उस प्रॉब्लम से निकलना है, तो वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करेगा। अगर एक प्रॉब्लम में आप दोबारा पढ़ते हैं, आप एक प्रॉब्लम में पहले थे, आपने बहुत टाइम निकाला, आप बहुत सोचा और उस प्रॉब्लम से निकल गए, अगर दोबारा आप उसी प्रॉब्लम में आते हो तो आपका एक्सपीरियंस काम आता है और आप उससे जल्दी निकल जाते हैं। द समस्या का प्रत्यक्षीकरण, अभी आपका परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी चीज को आप किस व्यू से देखते हैं, आपका परसेप्शन क्या है उस प्रॉब्लम से निकलने का। देन प्रयास, ट्रायल्स, किसी भी क्रिया के मूल में ओके, आप कितने ट्रायल्स के थ्रू उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं। आप ठीक है, आप कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, या मेरे को ये समस्या सॉल्व ही नहीं हो रही है, या मेरे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, और मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उसी प्रॉब्लम में घिरी हुई हूँ और मैं वहां से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, तो उसके थ्रू मैं ट्रायल कितना कर रहे हैं, और जितने आप ट्रायल्स करेंगे उतनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, उतनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाँ, मीनिंग ऑफ रिमेम्बरिंग, अभी रिमेम्बरिंग इसी टॉपिक से अटैच था। तो रिमेम्बरिंग क्या होता है, हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, ये सब सारी सॉरी हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। हम क्या याद रखते हैं, क्या भूल जाते हैं, ये सब बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आपका जो रिमेम्बरिंग है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, विच इज आपकी भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। ओके, हमारी जो रिमेम्बरिंग है वो डिपेंड करती है कि आप किन चीजों को कब तक याद रखेंगे। कब तक याद रखना इन द सेंस आपकी भाषा कैसी है, या फिर वो जिस भी चीज को आप याद रख रहे हैं उसकी भाषा कैसी है, दृष्टि कैसी है, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें रिमेम्बरिंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड। थिंकिंग, गैरेट के अकॉर्डिंग चिंतन एक प्रकार से अदृश्य व्यवहार है, मतलब आप थिंकिंग को देख नहीं सकते, आपको नहीं पता कि इंटरनली क्या चल रही है। इट्स अ काइंड ऑफ कोवर्ट बिहेवियर, वी डोंट नो इंटरनली हम क्या चीज थिंक कर रहे हैं। देन गिलफोर्ड ने जो चिंतन का परिभाषा दी है, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है क्योंकि सभी प्रकार के चिंतन का संबंध विचार के प्रतिस्थापन से है। चिंतन जो है प्रतीकात्मक व्यवहार है, मतलब आप किसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, या थिंकिंग के अकॉर्डिंग उस चीज का है, और उस चीज को आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी आप किसी चीज को सोच रहे हैं, देन नेक्स्ट आप किसी और चीज को भी सोचते हैं। कॉलेसेनिक के अकॉर्डिंग चिंतन प्रत्ययों का
पुनर्गठन है। दैट मीन्स बहुत सारी थॉट्स का एक कॉम्बिनेशन है या एक क्लबिंग या ग्रुप है जिसकी वजह से हम बहुत सारा थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग, किसी ठोस वस्तु या मूर्त रूप को देखकर चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। प्लीज म्यूट योर माइक। ओके। ठोस वस्तु या ठोस पूजा मैम आपको अनम्यूट करिए। एक्सट्रीमली सॉरी सर। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग, यानी कि किसी ठोस वस्तु को, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं किसी चीज को देख के, वो ज्यादा डीपली नहीं सोचते हैं, उनके सामने जो चीज है वो उसको देखते हैं, या तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या नहीं कर पाते। उनके लिए अगर स्क्वायर थिंग्स है तो वो स्क्वायर थिंग को नहीं पता कि वो है क्या, बट वो उनके लिए वो स्क्वायर या उसमें नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वो उस चीज को देखते हैं, और या वो किसी शेप का है तो वो परसेप्चुअल थिंकिंग के अंदर आती है कि दैट मीन्स वो आकार या उसी चीज में नहीं जाते हैं, बस वो देख रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा है। देन कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में वस्तु के बारे में विचार करना कल्पनात्मक चिंतन है। दैट मीन्स आपके सामने कुछ है नहीं लेकिन आप उसके बारे में फिर भी थिंक कर रहे हैं, तो वो होता है आपका कल्पनात्मक यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग। देन प्रत्यात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, इस प्रकार के चिंतन में प्रत्ययों का आधार लेना पड़ता है। अतीत व वर्तमान के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में निर्णय लेना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। अभी का आप जो फ्यूचर के बारे में थिंक करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका पास्ट क्या था या अभी आप क्या कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको क्या जॉब लेनी है तो उसके लिए आप अभी क्या कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं या क्या चीज कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है, तो उनके बारे में सोचना वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, यह मूर्त चिंतन से श्रेष्ठ होता है। प्रतीकों, शब्दों, चिन्हों के आधार पर चिंतन को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। इसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। अमूर्त चिंतन दैट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि आप इसके अंदर और भी डीप थिंक कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स या वर्ड्स के आधार पर आप इसमें थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब फिक्स नहीं होता है, आप इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। फिक्स होना दैट मीन्स मैंने बोल दिया एक रेक्टेंगल थिंक है, तो रेक्टेंगल थिंक अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या मूर्त चिंतन कर रहे हैं तो आप सिर्फ वो रेक्टेंगल के बारे में थिंक करेंगे। अमूर्त चिंतन मतलब आप उसके आगे पीछे साइड में बहुत सारी चीजें भी सोच सकते हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा बेटर होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से। देन नेक्स्ट, सृजनात्मक चिंतन, इस प्रकार की चिंतन का उद्देश्य नवीनता का सृजन करना है। इसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। दैट हाउ टू क्रिएटिवली थिंक अबाउट समथिंग, आप किसी चीज के बारे में कितना क्रिएटिवली थिंक कर सकते हैं, ये आता है आपका सृजनात्मक चिंतन। स्वलंबी चिंतन, स्वलंबी चिंतन दैट उस चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे आप ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं या फिर आप बताते हैं कि किसी छोटी सी चीज को, जैसे सपना अगर 2 से 3 मिनट का ड्रीम है, आपको अगर कोई सपना आया है तो आप उसको बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी आया था, ये चीज भी हुई थी, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करके आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और किसी चीज के बारे में आपको प्रीवियस स्लाइड से या फिर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। मैम, हाँ जी। इनसाइड थियरी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर दूंगी।
इनसाइट थ्योरी का है, कॉलरडीज थ्योरी को दिया था। मैम आप सर वो इनसाइट थ्योरी वाला स्लाइड निकालेंगे? फर्स्ट वाला, हाँ। इनसाइट थ्योरी है वो कॉलर ने दिया था, जो गैस्टॉर साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग होता है कि मनुष्य कोई भी समस्या जो होती है, किसी भी समस्या का समाधान अपनी सूझ के द्वारा निकाल लेता है। ठीक है, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इनके अकॉर्डिंग ट्रायल एंड एरर से आप नहीं सीखते। इनके अकॉर्डिंग था कि आप किसी भी समस्या का समाधान आपको खुद को पता होता है, आप खुद जानते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो आप अपनी सूझ के द्वारा उस समस्या से निकल जाते हैं। तो इन्होंने कॉलर ने एक चिंपैंजी के ऊपर 2 प्रयोग किए। कॉलर का पहला प्रयोग था कि उन्होंने एक कमरे के अंदर 3 बक्से रख दिए और एक चिंपैंजी को बंद कर दिया और उसकी छत पे केले लटका दिए। फिर उन्होंने उस चिंपैंजी को ऑब्जर्व किया कि उसने कैसे सूझ के द्वारा या फिर उसकी भूख का जो या फिर कह सकते हैं कि जो उसको भूख लगी थी वो एक समस्या है, उस समस्या का समाधान उसने कैसे किया। तो उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया कि उसने वो बहुत देखा, इधर उधर देखा, या उसको समझ नहीं आया कि उसको भूख की वजह से वो बहुत सारी चीजें सोच रहा था। जब उसने बहुत सारी चीजें सोची, उसने बहुत सारे आइडियाज सोचे, या उसने अपनी थिंकिंग को या अपने IQ को यूज किया और उसने तीनों बॉक्स को एक साथ असेंबल किया, यानी कि एक के ऊपर एक लगाया और उन बॉक्स के ऊपर चढ़ के उन केलों को ले लिया। मतलब उसने अपनी सूझ का उपयोग किया और सूझ का उपयोग करने के बाद उसने वो केले ले लिए और उसने उस समस्या का समाधान किया। देन उसने एक और प्रयोग कॉलर ने एक और प्रयोग किया। कॉलर के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने वो बॉक्स नहीं रखे, अभी केले को बाहर रख दिया और उसके अंदर 2 स्टिक्स रख दिए। 2 स्टिक्स रखने के बाद चिंपैंजी ने किया कि दोनों स्टिक्स को आपस में जोड़ा, केलों को लिया और उसने वो जो प्रॉब्लम थी भूख वाली उसको सॉल्व किया। ओके, अब यहाँ पर है कि जो आपकी इंसाइट है, यानी कि आपकी जो सूझ है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो आपकी बुद्धि पे डिपेंड करती है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, आपका परसेप्शन कैसा है, यानी कि आप किसी समस्या को किस तरीके से देखते हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और आप कितने प्रयास कर रहे हैं उस समस्या के समाधान के लिए, उन चीज़ों पर आपकी आपकी सूझ उन कारकों पर प्रभावित होती है। विशाखा शर्मा एंड विशाखा राठौड़ दोनों ने हैंड रेज की हैं। विशाखा, कम ऑन योर क्वेश्चन। यस मैम, ये एक तो इमेजिनेटिव थिंकिंग और स्वली चिंतन में डिफरेंस बता सकते हैं प्लीज? इमेजिनेटिव थिंकिंग एंड लास्ट वाला वो स्वली चिंतन। okay, that conceptual thinking. Autistic thinking and imaginative thinking. She is asking on imaginative thinking and autistic thinking. स्वलीन चिंतन जो है ना? यस मैम। ओके, इमेजिनेशन थिंकिंग दैट मीन्स आप किसी चीज को इमेजिनेटिव वे से, कितने वे से आप उस चीज को जैसे आप थिंक कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग कितना एडवांस है। मैंने पूछा कि आप पेन के और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग के थ्रू आप बता सकते हो कि इस पेन को और कैसे आप यूज कर सकते हो, कि आप लिखने के अलावा हो सकता है जैसे गर्ल्स यूज कर सकती है कि उसको टाई करके जूड़ा बना सकती है, जूड़ा पेन की तरह यूज कर सकती है। और क्या यूज कर सकती है इमेजिनेटिव थिंकिंग में, बहुत सारी चीजों को, जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पर हवा पर भी आप क्लास में हो, और मैंने बोला है कि आप फ्लावर इमेजिन करो या फिर आप एक रिवर इमेजिन करो, तो आप अपनी इमेजिनेटिव थिंकिंग का यूज करते हैं और वो सारी चीजें आप पिक्चराइज कर पा रहे हैं या फिर उस चीज को थॉट कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट, दैट कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। He has asked about autistic thinking, स्वलीन चिंतन। सर आई एम नॉट गेट इट, और आई थिंक मैंने स्वलीन इसमें चिंतन नहीं। जो आपने लास्ट पॉइंट है ना, टाइप्स ऑफ थिंकिंग पे थर्ड जो आपने लिख रखा है। ओके सर, इस प्रकार के चिंतन में प्रत्ययों का आधार लेना पड़ता है। अतीत एवं वर्तमान के अनुभव के आधार पर भविष्य के बारे में निर्णय लेना कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग या फिर प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि आप अभी जो थिंक कर रहे हैं और अभी आपका जो It is सॉरी सर, ओके it is ओके सर, स्वलीन चिंतन। गॉट इट सर, गॉट इट।
स्वलीन चिंतन दैट मीन्स आप किसी भी चीज को किस वे से इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी कि जैसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, आप एक सपने को कितना लंबा या कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, या फिर उस चिंतन को कहा जाता है जिसमें आप अपनी काल्पनिक चीजों का भी यूज करते हैं, आप अपनी इमेजिनरी थिंग्स भी यूज करते हैं और अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करते हैं। विशाखा शर्मा का क्वेश्चन हो चुका है। विशाखा राठौड़, योर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन सर, अब ये इमेजिनेटिव थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में फिर क्या डिफरेंस है? यस, Imaginative thinking, that means you are using your imagination, and creative thinking, that means like something you are doing something with one object, you are doing something creative. For an example, अगर मैं बोलूँ, मैंने अभी पेन का एग्जांपल दिया था कि आप एक पेन से क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो एक आप लिख सकते हैं, दूसरा आप बालों में यूज कर सकते हैं, आप सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये क्रिएटिवली आपने उस चीज को यूज किया। ओके। सना कुरैशी, विशाखा राठौड़, you want to ask? हेलो मैम। हेलो, विशाखा बोले आप। विशाखा बोले। मैम, अधिगमन की परिभाषा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? यस जी मैम। अधिगम, राइट? यस मैम। मैम इनके पार्ट के बारे में भी एक बार समझा दीजिएगा। अधिगम के type के वक्र बारे के में भी। प्रकार। ठीक है। वक्र के प्रकार। अधिगम के प्रकार और उसकी परिभाषा। जी मैम। अधिगम वक्र। ठीक है, पहले मैं अधिगम एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं अधिगम वक्र भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अधिगम एक Okay, ma'am. जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दैट मीन्स आप आफ्टर योर बर्थ वो चीजें आपके लास्ट पॉइंट तक, यानी कि आप के मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि लास्ट डेट तक आप सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं। जैसे आज आपने अधिगम के बारे में सीखा या अधिगम वक्र के बारे में सीखा, रोज हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये होता है ज्ञान को अर्जित करना। आप किसी भी चीज से जब अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, आप किसी चीज को सीखते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्रित करते हैं, आप अपने बिहेवियर में और ज्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं, आप कैसे किसी न किसी चीज की नॉलेज गेन करते हैं, ये सारी चीजें सीखना कहलाता है। ठीक है। अधिगम केवल ज्ञान का एक संग्रह ना होकर एक प्रक्रिया है, ये एक टाइप का प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है। आप छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि छोटे में आपने बहुत सारी चीजें और सीखी थी, बड़े होते होते आप उन चीजों में और ज्यादा मॉडिफिकेशन भी देखेंगे और ज्यादा चीजें सीखेंगे भी। तो ये हो गया आपका अधिगम। और अधिगम की प्रक्रिया या आपको प्रभावित करने वाले। ओके पूजा, ओके सर, ओके। please, already you have just talked about whatever the question has been raised. Questions पूछे गए थे, maximum questions का reply आप लोग उस समय कर चुके हैं, राइट सर। during the presentation. So इनकी slides को मैं आपके साथ में share कर दूंगा, सारे students को share कर दूंगा। So आज के लिए इतना काफी है, और थैंक यू देना चाहते हैं डॉक्टर पूजा शर्मा को कि वो हमारे बीच आई और मेरी बात को माना, और उसके बाद एक बड़ा अच्छा सा किसी ने रिकमेंड भी किया है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, विच वन इज बेस्ट फॉर लर्निंग? सो रिवार्ड इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर द लर्निंग वे। ओके, सो दिस इज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम भावना आर्य, आप भी लाइव आ गए हैं। ओके, सो समय हमारा पूरा हो चुका है, आज के 5:02 हो चुके हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई नो अबाउट द क्वेश्चंस आल्सो। स्टिल देयर आर फ्यू hands are raising, Komal, Vishakha, Sana, Vikram. Okay, we'll try to take your questions in the coming sessions. Okay, just thank you for being with me, or especially in the process of understanding psychology, we all are together. हम कुछ सब मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है। एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, the level of this workshop is just thought with a
कंसेप्ट कि ये जो वर्कशॉप है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी को ऑप्ट किया है उनके लेवल को ध्यान में रख के बनाई गई है। फ्यू पीपल हैज आस्क्ड अबाउट द, कुछ किसी ने बोला कि सर वो इंग्लिश में स्लाइड्स भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए। सो इंग्लिश पे लॉट ऑफ कंटेंट इज ऑल अवेलेबल, स्लाइड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होती है। हिंदी मीडियम के बच्चे, स्पेशली जो मीरा गर्ल्स कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। विक्रम जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्चुअल लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल लर्निंग। सो विक्रम जी विल जस्ट टेक योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन, हम ले लेंगे आपका क्वेश्चन को। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी आशा के साथ कि कल हम वापस मिल रहे हैं। कल बहुत सारी बातें करेंगे क्लासिकल ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में, प्रोसीजर, फिनोमेना, रिलेटेड इश्यू। विल टॉक फ्यू थिंग्स अबाउट memory also, the forgetting curve, nature of remembering, retention, factors of forgetting, retroactive inhibition, proactive inhibitions, okay, interference, causes of forgetting. Say we'll just take concept formation, the concept of concept formation as well as the problem solving. So कुछ topics हैं जो 1 घंटे में I'll just try to cover it, हम कोशिश करेंगे। And again पूजा will be with us. हाँ, कुछ छुट्टियों का प्रोग्राम दिख रहा है सभी लोगों का, बट द वर्कशॉप विल गो ऑन। इसी तरीके से वर्कशॉप हमारी चलती रहेगी, इसी आशा के साथ कि हम साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझ पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं। थैंक यू सो मच बीइंग विथ मी। कल हम वापस 4 बजे पुनः मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.